ठीक। चलो ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं फिर इसके जो ये टेस्ट हुआ आपका, इसके डाउट्स। ठीक है सर। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके पास था वो क्या था? व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन शुड बी present in a glass of water at room temperature? Assume that a temperature of 25 degrees Celsius, a total pressure of 1 atmosphere and mole fraction of air of nitrogen in air is this. देखो आपके पास गिलास ऑफ वाटर पड़ा है, ओके, आपने रूम में रखा हुआ, अपने रूम में आपके गैसेस का मिक्सचर है ना हमारे सराउंडिंग में, तो गैसेस का मिक्सचर है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं। हाँ जी। ठीक है, गैसेस हमारे पास अवेलेबल है, ये आपके पास ग्लास ऑफ वाटर है। ये जो गैस का प्रेशर है, टोटल प्रेशर वो 1 एटमोस्फेयर। ठीक, तो आपने ये पता लगाना है कि इस एटमोस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है, सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सी नाइट्रोजन गैस ही है ना वैसे भी। नाइट्रोजन गैस जो है, नाइट्रोजन गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.78 मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन दे रखा है। तो आपने ये पता लगाना है इस ग्लास में कितनी नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाएगी, ये आपने ढूंढना है। इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है कि ग्लास में नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी बन जाएगी। KH फॉर नाइट्रोजन इज गिवन, कितना गिवन है? 8.42 इंटू 10⁻⁷ मोलर। ठीक है, एंड प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है आपके पास? ये जो गिवन है वो टोटल प्रेशर है। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकलेगा? आपको क्या लगाना पड़ेगा? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कैसे निकल लगता है वो? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना है? 1 एटमोस्फेयर। और एयर में जो नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन है वो कितनी है? 0.78। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन कितना आ जाएगा? प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन कम्स आउट टू बी 0.78 एटमॉस्फेयर। मतलब इस गिलास ऑफ लिक्विड के अबव जो नाइट्रोजन का प्रेशर है वो कितना है, वो हमें चाहिए था, क्योंकि आपने इस गिलास में नाइट्रोजन कितनी डिसॉल्व हो रही है ये निकालना है, ना कि ये देखना है कितनी एयर डिसॉल्व हो रही है। तो आपको सिर्फ नाइट्रोजन का प्रेशर चाहिए। ओके, यस। तो उसके बाद प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अब आपने निकाल लिया एटमॉस्फेयर में, तो सॉलिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है रॉल्स लॉ में? सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू प्योर प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, क्लियर? तो सॉलिबिलिटी इस बार किसमें, किसके टर्म में आएगी? तो नहीं नहीं नहीं, नहीं उल्टा हो गया, यहाँ पे KH आना है। सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू KH फॉर नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आपका एटमॉस्फेयर में है, और KH क्या है? KH जो गिवन है वो मोल्डर पर mmHg में दिया हुआ है। मतलब KH में जो यूनिट्स हैं वो किसके दिए हुए हैं? mmHg दिए हुए हैं प्रेशर के। आपके पास यूनिट इसका प्रेशर, आपका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में आया, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है mmHg में। कैसे कन्वर्ट करोगे? यू नो दैट 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm। ठीक है, तो इतने एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होंगे? 0.78 इंटू 760। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ गया प्रेशर इन mmHg। ये आपका प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन mmHg में आ गया। तब आपने अब पुट कर देनी है वैल्यू, कितनी बन गई? 0.78 इंटू 760, दिस इज द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन mmHg। और KH की वैल्यू पुट कर दी, कितनी बनी? 8.42 इंटू 10⁻⁷ मोल्डर पर mm। mm से mm कट जाएगा, यहाँ पे यूनिट mm है ना। और आपका जो आंसर है सॉलिबिलिटी का, सॉलिबिलिटी का किसकी सॉलिबिलिटी निकल रही है? ये नाइट्रोजन की, वो क्या आएगा? 8.42 इंटू 10⁻⁷ इंटू 0.78 इंटू 760। इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर मोलैरिटी की टर्म में आ जाएगा। ओके, आया समझ में? यस क्लियर सर। है मुमताज? ओके हाँ जी सर। ओके, सर चलो आंसर कितना आ रहा है? इसको कैलकुलेट करो, कितना आता है आंसर कैलकुलेट करने के बाद? सर एक मिनट। सर मैंने ना अप्रोक्सीमेटली लिखा है, थोड़ा मैंने हर तरफ से ली थी अप्रोक्सीमेशन। सर यहाँ पे मेरा तो 4.99 इंटू 10⁻⁻⁴ आया था। सर मैंने 5 ओके इंटू 10⁻⁴ कर दी। ओके ओके, ठीक है, सॉलिबिलिटी का आंसर ये हो गया। सर मेरा ठीक है, वैसे मेरा तरीका और था। नो नो, यही लगाया तूने, तूने कौन सा तरीका लगाया? और सर मेरा
सेम ही है। सर एक बार देख लो आप। चलो मैं देखता हूँ, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। सेकंड, ठीक। what are azeotrops? Azeotrops are constant boiling mixture, हाँ जी। ठीक, जिनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे प्योर लिक्विड का होता है। ठीक है, फॉर यस। एग्जांपल 96.5% इथेनॉल सॉल्यूशन का जो इथेनॉल का जो एक्वा सॉल्यूशन बनता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 351.15 केल्विन होता है, लाइक अ प्योर। हालांकि इसमें वाटर भी इन्वॉल्व होता है तो ये मिक्सचर है, बट मिक्सचर का जब कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, और यू कैन आल्सो कॉल इट एजियोट्रॉप्स। और एजियोट्रॉप जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्स लॉ में, वो कौन सा एजियोट्रॉप बनाते हैं? दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, हाँ जी। बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और इसकी एग्जांपल क्या है? 68% नाइट्रिक एसिड HNO3। सॉल्यूशन। हाँ जी। पर एग्जांपल नहीं दिया। एग्जांपल भी लिखना होता है। चलो लिख दूंगा। थर्ड, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, रॉल्स लॉ, जिनकी तो डेफिनेशंस हैं जो ये आपने तो खुद हो गया लिखी हैं। था। वैसे तो ये वाला जो आपके पास आई वाले क्वेश्चन है, ये भी आपके सिलेबस में कट गए हैं, जिनमें आई इन्वॉल्व होना है, क्वांटा फैक्टर। सर ये मैंने कर दिया वैसे। ठीक है, बट ग्लोबल सॉल्ट में आई की वैल्यू कितनी आती है? सर मेरा ये गलत था ना। यस, क्योंकि इसमें दो Na पॉजिटिव आयन बनने हैं जब इसने आयनाइज होना है, और एक सल्फेट आयन बनना है, हाँ प्लस जी। 10H2O बनना है। ये तो सॉल्वेंट ही है, तो इसको तो देखना ही नहीं है। एक टूट के कितने में बन रहा है? 3 में। तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी होगी? 3। आई ठीक की है। सर वैल्यू अगर निकालने के लिए इसको फॉर्मूला क्या होता है? दूसरे फॉर्मूले से करें, वो वाला भी एक बार बता दो। आई दूसरे अल्फा वाला वाला, कौन सा? यही वाला। हाँ, तो ये इसमें n इक्वल टू 3 पुट कर दो। 3 - 1 × 1 + 1, y की वैल्यू 3 नहीं आ गई? ठीक है। अल्फा सर फिर सर आई वो की वन वैल्यू मेरी, वन कैसे? सर मैंने ये क्यों? गलती से 2 पुट कर दिया था। N। अल्फा 1 इसलिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। अल्फा इज द सर डिग्री जब ऑफ वो डिसोसिएशन ना। इक्विलिब्रियम वाले होते थे तब। वो इक्विलिब्रियम में केस ही निकलता है, और ठीक। इक्विलिब्रियम वाले में अल्फा निकालने के लिए वो देखना पड़ता है हमें। वो वो सर डायरेक्ट अभी इंटरेक्ट करना नहीं है दिया होता दोबारा सोल्यूशन का इक्विलिब्रियम। है। ओके ओके, तो इसमें आई की वैल्यू 3 आ गई। तो इसमें आपने क्या निकालना था? कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट निकालने से पहले आपको डेल्टा टी एफ निकालना पड़ना है। वो कैसे निकलेगा? आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन कैसे बनेगी? 6 ग्राम ग्लोबल सॉल्ट डिजोल्व किया है 0.1 kg में। नहीं, ये दिया ही हुआ है। ये पर मोल क्या दिया हुआ? 0.01 kg पर मोल ग्लोबल सॉल्ट। 6 सर ये ग्राम ऑफ वो है। ग्लोबल सॉल्ट, केजी दिया होगा, ये पर मोल नहीं है। हाँ जी। ठीक है, 6 ग्राम आपका ग्लोबल सॉल्ट आपने डिजोल्व किया है 0.1 kg सॉल्वेंट हाँ में। जी। तो हाँ इसकी जी। मोलैलिटी कैसे निकलेगी? ग्लोबल 6। सॉल्ट का क्या है आपको? मोलर मास 6। हाँ जी। नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे ना इसके ग्लोबल सॉल्ट के। 6 डिवाइड 6 बाय मोलर मास अपॉन में 100 इसका 100 है वेट? इंटू हाँ 1000। जी। नहीं, इसका मोलर वेट 100 आता है ग्लोबल सॉल्ट का। नहीं नहीं सर नहीं, वो इसका तो मैं आता है वो बता रहा था। 322। 322, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए ग्लोबल सॉल्ट के। और सॉल्वेंट का वेट कितना है? सर एक बार ऐसे चेक कर लो, 332 आ रहा है कि 20? नहीं 22 ही है। 0.1 kg सॉल्वेंट, 0.1 kg, नंबर ऑफ मोल 6/332। तो आपके पास क्या बन गया? मोलैलिटी का आंसर आ गया 6 डिवाइड बाय 322 डिवाइड बाय 0.1। ये मोलैलिटी आ गई। के एफ की वैल्यू वाटर के लिए ये है। आई की वैल्यू 3 आ गई। आपने बस वैल्यूज पुट करनी है। क्या आ गया आपके पास? डेल्टा टी एफ इक्वल टू 3 इंटू के एफ की वैल्यू 1.86 इंटू 6 डिवाइड बाय 332 बाय 0.1। इसको सॉल्व करना है, आपका टी एफ आ जाएगा। सर इसका अप्रोक्सीमेटली मैंने कहा इसका आ रहा है 1.04। 1.04 केल्विन में आ गया। ठीक है, मतलब इतना डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका जो ये सोल्यूशन बना ग्लोबल सॉल्ट का, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? 0 - सर 1.04 केल्विन। -1.04 केल्विन आंसर। हाँ जी बोलो। सर ये केल्विन में तो नहीं लेते, ये 0 डिग्री ऐसा कुछ।
ओ सॉरी, ठीक है, अगर केल्विन में हाँ है ये जी, तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन होगा ना, तो 273 केल्विन माइनस 1.04 केल्विन, तो इसका 271.96। 271.96 केल्विन, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द ग्लोबल सॉल्ट मिक्सचर और ठीक। सॉल्यूशन। उसके बाद इसमें आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में सभी के रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और आपने इनकी रिड्यूसिंग पावर देखनी है। रिड्यूसिंग पावर के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, यू हैव टू ऑक्सीडेशन। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सभी के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, इसको साइन ऑपोजिट हो जाएगा, जो जो साइन है वो उल्टा दो, यहाँ पे माइनस यहाँ ठीक। पे प्लस, ठीक है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका सबसे ज्यादा होगा वो सबसे जल्दी रिड्यूस होगा, और जो सबसे जल्दी रिड्यूस होगा इट मींस वो सबसे नहीं, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा इट मींस वो सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, और जो हाँ खुद जी। जल्दी ऑक्सीडाइज होगा हाँ दूसरे जी, को जल्दी से जल्दी रिड्यूस करेगा। हाँ जी। ओके, तो अब रिडक्शन पर पावर में क्या आ गया सबसे पहले, पोटाशियम एजी। सबसे ज्यादा, अच्छा। पोटाशियम का क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट है। उसके तो बाद सर ये मैग्नीशियम, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद आता है सिल्वर। ये आ गई रिड्यूसिंग पावर। हाँ जी सर। अब इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो जो तू कुछ कह रहा था। नहीं, वो मैंने उल्टा करा हुआ है, लेकिन वो साइन भी उल्टा किया सर। हाँ तो वो तो तूने यहाँ पे भी उल्टा हाँ जी। करना है ना, उसको हाँ लिखना भी जी। ऐसे है, के पॉजिटिव से के से हाँ के जी। पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ऐसे लिखते हैं, हाँ जी। हाँ प्लस जी, टू वही। पॉइंट नाइन थ्री के लिए। ठीक है सर, ठीक ठीक। है, मैं वैसे कट शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो उल्टा कर देना साइन बस। ठीक है सर, ठीक। नेक्स्ट आपके पास है, a strip of nickel metal is placed in a 1 molar solution of nickel nitrate, मतलब निकल नाइट्रेट सोल्यूशन है आपके पास, उसमें आपने निकल मेटल की स्ट्रिप डिप करी है। दिस इज द निकल नाइट्रेट सोल्यूशन। ओ ये वाला पेन कौन सा ले लिया, वेट, दिस इज निकल नाइट्रेट सोल्यूशन, NiNO3 ट्वाइस, और ये 1 मोलर सोल्यूशन है जिसमें आपने एक स्ट्रिप डिप करी है निकल की। A strip of silver metal is placed in 1 molar solution of, और दूसरी साइड क्या हुआ, दूसरी साइड आपने एक सिल्वर का सॉल्यूशन लिया है 1 मोलर, उसमें भी सिल्वर की डिप करी है। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज क्रिएटेड, मतलब दोनों का मिला के आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। ओके, ज्वाइन करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यू क्रिएटेड, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट भी कर दिया, टू स्ट्रिप्स आर कनेक्टेड बाय द वायर्स थ्रू अ वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर से क्या वोल्टेज आएगी वो पता लगाओगे। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द ओवरऑल रिएक्शन अकर इन द सेल, इस सेल में जो ओवरऑल रिएक्शन अकर होगा वो बताओ। ठीक है, जब आपको पता है निकल और सिल्वर में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, निकल और सिल्वर में से रिएक्टिव है निकल, तो इट मींस ये रिएक्शन में क्या होगा, निकल की ऑक्सीडेशन होगी, सिल्वर की रिडक्शन होगी, तो ये बन जाएगा रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होनी है लाइक दिस। ठीक, तो सेल की रिएक्शन ये आ गई आपके पास। ओके, आयनिक हाँ इक्वेशन जी लिखी है सर। मैंने, ये हो गया। उसके बाद आपके पास इस सेल की रिप्रेजेंटेशन कर लो, निकल से निकल प्लस 2 आयन, सॉल्ट ब्रिज Ag पॉजिटिव से Ag। ठीक है, सर ऐसे क्योंकि नहीं की रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। पर वैसे चलो क्वेश्चन में नहीं मेंशन नहीं है ना कभी, पर वैसे कर लो तो अच्छा रहता है। ठीक है ठीक सर। है सर। ये एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है और ये कैथोड पे रिएक्शन जो हो रही है वो लिखी हुई है। तो उन्होंने पूछा कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, वो कैसे निकलोगे, लिखोगे ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हाँ जी। कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड कौन सा है आपके पास, सिल्वर वाला, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है 0.80 वोल्ट। और एनोड, एनोड आपका कौन सा है, निकल, निकल का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, कैसे निकलेगा, ई नॉट निकल से निकल प्लस 2 कन्वर्ट करना है, साइन ऑपोजिट कर दो, प्लस 0.25 वोल्ट, प्लस 0.25, तो ये आ गया आपके पास ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू क्या आ गई 1.05 1.05। वोल्ट। ओके, तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में कैलकुलेट दी सेल पोटेंशियल
at 25 degrees Celsius for cell if the initial concentration of nickel nitrate is 0.1 molar and the initial concentration of silver nitrate is 100 molar. मतलब अगर यहाँ पे ये सिचुएशन थोड़ी सी बदल दें, कैसे बदलनी है सिचुएशन, जो निकल नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया वो 1 मोलर का नहीं, वो 0.01 मोलर का लिया है, मान लो सिल्वर का 1 मोलर ही लिया, बट निकल नाइट्रेट का सॉल्यूशन 0.1 मोलर लिया, तो क्या होता, तब आपके पास नर्स्ट इक्वेशन लगनी थी, E of cell is equal to E naught of cell minus 2.303 RT by NF log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये बनती है इक्वेशन। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आपको यहाँ से देखना है, ठीक है। प्रोडक्ट में आपके पास कौन कौन आता है, इसको अगर दोबारा लिखेंगे, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाय NF लॉग, प्रोडक्ट में क्या क्या आपके पास आता है, प्रोडक्ट में देखो निकल प्लस 2 आयन और 2 Ag, 2 Ag नॉट Ag, 2 Ag, तो क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, निकल प्लस 2 आयन Ag रेज़्ड टू पावर 2, क्योंकि कोएफिशिएंट जो है वो पावर में जाता है। उसके बाद रिएक्टेंट साइड क्या है, निकल और Ag, 2 Ag पॉजिटिव आयन, तो क्या बनेगा, रिएक्टेंट साइड आपका बन गया Ag प्लस रेज़ टू पावर 2 और निकल, ठीक है। जो प्योर मेटल होते हैं उनकी तो कंसंट्रेशन 1 ही लेते हैं, तो इनको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आ गया आपके पास। अब इसको कैसे लिखोगे, ई ऑफ सेल क्या आ जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू कितनी है 1.05, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इस पूरे फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे 0.0591 माइनस 0.0591 और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं इस रिएक्शन में, जब ये एक रिएक्शन होगी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ निकल प्लस 2 आयन कितनी है, जो सोल्यूशन है उसमें निकल प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1 मोलर, और नीचे Ag पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन तो 1 नहीं है, 1 की पावर 2, ठीक है, दैट्स इट। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर, और क्या आंसर आता है 1.0795 बोल्ड आंसर। सर मेरा 1.119 है, 1.119 है, कहीं गलती करी है फिर कैलकुलेशन में, वो देख लेना। सर इसका 0.0295 हो जाता है, उसका लॉग -1 हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है। हाँ, यहाँ पे ओवर मतलब वैल्यू जो है इससे प्लस में आनी चाहिए, हाँ जी, मतलब इससे बड़ी आनी चाहिए थी ना, इस फैक्टर में, इस फैक्टर की वजह से इसमें, हाँ 1.1 में नहीं जाएगी, 1.1179, ठीक है, चलो ये कैलकुलेट करके देख लेना दोनों में किसका ठीक है। ठीक। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर एसिटिक एसिड इज दिस, कंडक्टिविटी मतलब K की वैल्यू दे रखी है, K की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc निकालना है, ठीक है, Kc निकालना है। इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, इनफाइनाइट डिल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या दे रखी है 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, दिस इज द वैल्यू एट इनफाइनाइट डिल्यूशन जो दे रखी है, ठीक है। तो दैट्स इट, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc की वैल्यू निकालने के लिए आपको अल्फा की वैल्यू चाहिए होती है, क्योंकि जो Kc का एक्सप्रेशन आता है एसिटिक एसिड के लिए वो क्या आता है C अल्फा स्क्वायर बाय 1 - अल्फा, हाँ जी, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है आपके पास, लैम्डा C बाय लैम्डा m एट कंसंट्रेशन C लैम्डा m एट कंसंट्रेशन इनफिनिटी, ये इसकी जो रेशो होगी, इस रेशो को अल्फा बोलते हैं, इन दोनों की जो रेशो होती है। लैम्डा m एट कंसंट्रेशन C निकालना है, इनफाइनाइट डिल्यूशन तो आपको गिवन है, इनफाइनाइट डिल्यूशन पे कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है वो गिवन है, वो ये रही, बट कंसंट्रेशन C मतलब ये वाली कंसंट्रेशन पे क्या वैल्यू है वो निकालनी है आपने। तो लैम्डा m एट कंसंट्रेशन C कैसे निकलेगी, फॉर्मूला होता है K × 1000 बाय मोलैरिटी, तो K की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 × 10⁻⁵ × 1000
डिवाइड बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.001। ओके, तो आपके पास ये आ गया 4 × 10⁻+1। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा, तो आंसर आ गया 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आपकी आ गई मोलर कंडक्टिविटी 40 सेंटीमीटर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये वैल्यू अब आपने इस फॉर्मूले से में पुट कर देनी है, तो अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। अल्फा की वैल्यू क्या है, लैम्डा एट कंसंट्रेशन सी डिवाइडेड बाय लैम्डा एट इंफिनिटी। लैम्डा एट कंसंट्रेशन सी कितनी है 40 और इंफिनिटी पे कितनी है 390। इससे अल्फा की वैल्यू निकल आई, कितनी वैल्यू निकलेगी 40/390 कितना आता है सॉल्व करके? ये होता है 0.1 अप्रॉक्स। अप्रॉक्स। तो अल्फा की वैल्यू आ गई, तो केसी की वैल्यू निकालनी है। डिसोसिएशन कांस्टेंट केसी क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 - अल्फा। एसिटिक एसिड के लिए ये एक्सप्रेशन बनता है केसी का, तो केसी के लिए सी 0.001 है, अल्फा हाँ 0.1 है, जी, उसका स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाय 1 - 0.1। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट योर केसी व्हिच इज द डिसोसिएशन चलिए कांस्टेंट ऑफ द आपने क्या। ये -1 किया हुआ है टेस्ट में, पता नहीं। वो मैं बताऊंगा बाद में तेरे को क्या किया हुआ है। ठीक है, क्या ये हुआ? हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, अब इसके केस में क्या है, इसके केस में क्वेश्चन नंबर 8 में वैसे कुछ है ही नहीं। इसमें आपने क्या पता हाँ लगाना जी, था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता लगाना था ना, तो आपने सिर्फ हाँ क्या जी, देखने थे, यूनिट्स। यूनिट्स। यूनिट। इसमें यूनिट जो है वो सेकंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यूनिट कैसे निकलती हैं, यूनिट्स ऑफ के, मोल पर लीटर रेज़ टू पावर 1 - n पर सेकंड। यहाँ पे अगर n की वैल्यू 2 हो जाए तो वो यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, देखें, मोल पर लीटर 1 - 2 पर सेकंड, तो ये आ गया पर मोल लीटर पर सेकंड, मतलब लीटर पर मोल पर सेकंड। और इसके लिए यही आया ना फर्स्ट वाले के लिए, तो इसमें क्या लग रहा है कि n की वैल्यू 2 पुट करिए, इट मींस ऑर्डर इसके लिए क्या है 2। और पर सेकंड किसके लिए आता है, फर्स्ट के लिए, क्योंकि तब फर्स्ट। n की वैल्यू जब n की वैल्यू 1 पुट करें तो मोल पर लीटर की पावर 1 - 1 पर सेकंड, तब क्या बन जाता है, पर सेकंड आंसर आता है ना, तब के का यूनिट क्या आता है, पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब इसके केस में आपके पास क्वेश्चन है, दिस इज द रिएक्शन, और इसके लिए जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसके लिए ये है, 4 एक्सपेरिमेंट के लिए डाटा कलेक्ट किया गया है, इसका डाटा भी मिसिंग है। ठीक है, दे आर सेइंग कैलकुलेट द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन करने के लिए कुछ नहीं देखना, आपने डाटा में देखना है। अगर फर्स्ट और सेकंड डाटा की बात करें तो NO की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, मतलब NO की कंसंट्रेशन चेंज नहीं करी। Cl2 की कंसंट्रेशन चेंज करी है, कितनी करी है, डबल करी है। Cl2 की कंसंट्रेशन डबल करने पे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन में देखो क्या फर्क आ रहा डबल हो है, डबल हो रहा है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो गेटिंग डबल्ड। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि Cl2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मतलब Cl2 की पावर क्या है 1, क्योंकि जब इसको डबल कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन पे डबल हो रहा है, इट मींस इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, Cl2 की पावर 1 होगी। ठीक है, अब हम डाटा चेक करेंगे फर्स्ट और थर्ड का। फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट में अगर देखें तो Cl2 की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और NO की कंसंट्रेशन कितनी हुई है, डबल। जब NO की कंसंट्रेशन डबल हुई है तो जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें क्या फर्क पड़ा है, 0.6 से कितना हो गया 2.4। गया। 0.6 से 2.4 होना क्या मतलब है, 4 तो टाइम्स फिर हुआ, 2, हाँ जी, 2 रेज़ टू 4 पावर टाइम। 4 का कर रही है। इट मींस NO की पावर कितनी थी 2, तभी ऐसा होगा कि जब इसको डबल करें, NO की कंसंट्रेशन को जब डबल करें, हाँ रेट जी, उसकी वजह से 4 टाइम हो जाए, इट मींस उसकी पावर 2 है। तो NO 2 के रिस्पेक्ट NO में ऑर्डर रेज़ टू कितना है पावर 2। 2, NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है 2। ठीक है, तो ओवरऑल सर रेट ये क्या फिर बन गया, से समझा दो। कौन सा, कहाँ से नहीं पता लगा, ये वाला सर ऑर्डर ये निकालने मैंने वाला। सर वो मैंने तो ऐसे ही ना, रेट इज इक्वल टू के NO की पावर 2 और Cl2 की पावर 1, ऐसे ही वो देख के कोएफिशिएंट्स कर दिया। इससे
हाँ जी, वैसे ऐसे करते नहीं है वो, जैसे वो आपने तो किया इसको देख वैसे। के करते हैं। हाँ तो देखो, अब हम लेकिन मैंने सर क्या वो बोला। बाई चांस सही हो गया ना, क्योंकि वही। हाँ वो बाई चांस सही हो गया, वो बात अलग है। हाँ जी। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट और सर सेकंड का समझा डाटा दो अगर मुझे देखते हैं, फिर से। वही बोल बता रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड का डाटा अगर देखें तो एनओ की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है। एनओ की कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट रखी है हमने फर्स्ट और सेकंड डाटा के लिए। Cl2 की कंसंट्रेशन हमने कर दी डबल, और जब Cl2 की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो हमने देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क आ रहा है। वो क्या फर्क आया, 0.6 से 1.2 हो गया, डबल हो गया ना। Cl2 हाँ की जी। कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है, डबल हो रहा है। इट मीन Cl2 की पावर कितनी है, अल्फा, और अल्फा कितना हाँ होगा, जी। 1। हमने अपनी तरफ से मान लो स्टार्टिंग में मान लिया लेट रेट लॉ इक्वेशन जो है इसकी वो कितनी है, दैट इज सर रेट मैंने इक्वल ना टू के। ऐसे किया है सर, मैंने 2 इक्वेशन बना के डिवाइड करके आंसर निकाल दिया। वैसे भी कर सकते हैं, वो भी मेथड ठीक है। ठीक है, इसमें मतलब इसमें बट बिना इक्वेशन के भी निकल जाता है। हमने रेट लॉ इक्वेशन हाँ ये मान जी। ली, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में अल्फा ऑर्डर मान लिया, एनओ के रिस्पेक्ट में बीटा ऑर्डर मान लिया। ठीक है, तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हमने अल्फा माना। ठीक है, क्लियर। हमने क्या किया, हमने बोला कि एनओ की कंसंट्रेशन को फिक्स कर देंगे, वो हमें दिखा फर्स्ट और सेकंड डाटा में फिक्स है, तो एनए के रिस्पेक्ट में रेट पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। सारा का सारा जो फर्क पड़ेगा वो क्लोरीन की वजह से पड़ेगा। तो हमने देखा क्लोरीन को जब डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आती है कि अल्फा की पावर कितनी है, अल्फा कितना है जो क्लोरीन की पावर है, 1। क्योंकि क्लोरीन को जब डबल करते हैं तो उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास निकला कि अल्फा इक्वल टू 1। फर्स्ट और सेकंड ने हेल्प करी आपने, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट और एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड ने हेल्प करी आपकी क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पता लगाने में। और फर्स्ट और थर्ड में अगर आप देखो देखो तो क्लोरीन की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, क्लोरीन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी है। फर्स्ट और सेकंड थर्ड में अगर देखा जाए, फर्स्ट और थर्ड में तो 0.15 से अगर एनओ की कंसंट्रेशन 0.3 हो रही है, मतलब डबल जब हो रही है, इसकी तो चेंज हुई नहीं। ठीक है, एनओ की कंसंट्रेशन जब डबल हो रही है तो उसकी वजह से जो क्लोरीन की कंसंट्रे क्लोरीन सॉरी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना हो रहा है, 0.6 से 2.4। कितने 4 टाइम्स है टाइम। ये, 4 टाइम्स है। आई समझ में बात, यस सर। 4 टाइम्स हो रहा है ना। ठीक है, मतलब एनओ की कंसंट्रेशन डबल करने पे इसको यहाँ पे ये डबल करने पे रेट जो है वो 4 टाइम्स हो जाता है। इट मीन ये दो की पावर कितनी होगी, 2। तभी 2 की पावर 2 करने के बाद 4 टाइम्स होगा रेट। हाँ जी। हाँ जी। तो इट मीन एनओ के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 2, और Cl2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 1। ठीक है, तो ओवरऑल रेट लॉ इक्वेशन क्या बन गई फिर, रेट इज इक्वल टू के Cl2 रेस्ट पावर 1 NO रेस्ट पावर 2। बाई चांस इसके कॉफिशिएंट भी वैसे उसी के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। ठीक है, बट वो एक्चुअल में सही नहीं है, वो गलत करोगे फिर आप अगर कॉफिशिएंट देख के करोगे। तो दिस इज इट्स हाँ रेट जी। लॉ इक्वेशन। नेक्स्ट, सर ये कैलकुलेट द कॉफिशिएंट यूनिट। देखने वाले को लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। वो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, वो रेट लॉ इक्वेशन नहीं होती, ठीक है ठीक। जिसमें कॉफिशिएंट से आपने पावर डिसाइड करनी होती है। सेकंड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड स्पेसिफाई इट्स यूनिट। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने के लिए अब आप इनमें से कोई भी डाटा यूज कर लो। तो क्या कौन सा डाटा यूज करेंगे हम, मान लो हमने डाटा यूज किया सेकंड वाला, तो रेट का एक्सप्रेशन क्या बना रेट लॉ इक्वेशन का, के Cl2 रेस्ट पावर 1 NO रेस्ट पावर 2। रेट ऑफ रिएक्शन कितना है सेकंड एक्सपेरिमेंट में, अगर देखें इसमें रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है 1.2 मोलर पर एमएम पर मिनट, सॉरी नॉट एमएम, पर मिनट, 1.2 मोलर पर मिनट रेट की वैल्यू के। क्लोरीन की कंसंट्रेशन कितनी है उस टाइम, 30.30, और एनओ की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.15, उसकी पावर 2 भी होनी है, कर दी। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनकी कंसंट्रेशन भी मोलर में ही है,
तो K की वैल्यू आ जाएगी 1.20 मोलर मिनट इनवर्स डिवाइडेड बाय 0.30 रेस टू पावर 0.30 मोलर, यहाँ पे साथ में यूनिट्स भी चलाने हैं, मोलर रेस टू पावर 1.15 मोलर रेस टू पावर 2। तो इसको अगर सॉल्व करें, सॉल्व क्या कैसे करेंगे, 1.20 डिवाइडेड बाय 0.30 इंटू 0.15 इंटू 0.15, क्योंकि इसकी पावर 2 है, और यूनिट्स क्या बन जाएंगे, मोलर पर मिनट, इसकी वजह से ऊपर आएंगे मोलर इनवर्स, और इसकी वजह से ऊपर आएगा मोलर इनवर्स स्क्वायर। तो ये आ गया। तो क्या आपके पास बन गया 1.2, इसको सॉल्व कर लेना, 0.30 इंटू 0.15 इंटू 0.15, इसको सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा, मोलर पर मिनट रेस टू पावर -2, इसकी भी -2 हो जाएगी, इसका ओवरऑल सॉल्व करके पता लगा लीजिए। ये तो आप लोगों का हो गया सही, है ना। हेलो, यस सर। सर ये अगर ये तो सही, हमें इसकी जगह दिया होता डिसअपियरेंस ऑफ एनओ। ठीक है। ये जो डिसअपियरेंस ऑफ Cl2, इससे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे, मैं बोल रहा हूँ कि यही रेट ऑफ रिएक्शन है। देखो, रेट ऑफ हाँ जी। रिएक्शन के लिए एक डिफरेंशियल मेथड भी होता है, उसमें क्या निकल कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अगर रिएक्टेंट के टर्म में बताना हो, उसका कॉफिशिएंट से डिवाइड करनी है माइनस लगा के, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइडेड बाय रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी, फिर रेट रेसिप्रोकेट ऑफ ही चेंज, करना है ना। हाँ, कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है। और सर दूसरा जब डिसअपीयरेंस निकालते हैं तो वही लिख देते हैं। हाँ, तो क्लोरीन के केस में, क्लोरीन के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनना था, इसका एक्सप्रेशन रेट का निकालने के लिए -1/1 dCl2/dt। तो इट मींस जितना क्लोरीन का डिसअपियरेंस रेट है वही रेट ऑफ रिएक्शन है। ये हमें कैसे पता सर लगा अगर था, हमें एनओ का डिफरेंशियल, दिया होता फिर। अगर NO का दिया होता तो आपको उसका हाफ करना पड़ना था ठीक। सभी जगह, ठीक। क्योंकि यहाँ पे -1/हाफ आ रहा है ना। यहाँ पे आपको जो, जैसे यहाँ पे दिया होता रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO, तब आपको क्या करना पड़ा था, एक कॉलम अलग से बनाना पड़ना था रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन कितना होना था, 0.6, रेट ऑफ रिएक्शन 0.3, क्योंकि हाफ हो गया ना। 1.20 रेट ऑफ हम्म। डिसअपियरेंस ऑफ NO, तो तब आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन कितना बनना था, 0.6। सर इसका, जैसे अगर हमें रेट पता होता तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO आ जाता ना। हाँ, वो तो फिर वो उल्टे दूसरे वाले क्वेश्चन हो गए ना जो स्टार्टिंग में हमने किए थे चैप्टर की स्टार्टिंग में। हाँ जी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई है वाला, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट थोड़ा सा मेरे को लगा कि इसमें है कुछ समझने वाला। थर्ड पार्ट है, व्हाट इज द इनिशियल रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्लोरीन इन एक्सपेरिमेंट नंबर 4। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में आपने ये नहीं बताया इन्होंने, तो उसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब रेट ऑफ, पहले आप एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे, उससे आपका रेट ऑफ हाँ जी डिसअपियरेंस सर, ऑफ क्लोरीन निकल आएगा। वो कैसे वही सर निकलेगा, जो मैं बता रहा था। रेट इज इक्वल टू K Cl2 रेज टू पावर 1 NO रेज टू पावर 2। तो रेट की वैल्यू कितनी है वो निकालनी है। K की वैल्यू आप निकाल चुके हो, निकाली ना अभी यहाँ पे जो निकाली थी, हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ जी। पुट कर देनी है। क्लोरीन की कंसेंट्रेशन कितनी है फोर्थ के लिए, ये क्लोरीन की कंसेंट्रेशन 0.25 रेज टू पावर 1, और NO की कंसेंट्रेशन कितनी है 0.25 रेज टू पावर 2, हाँ जी। और यहाँ पे K की वैल्यू पुट कर देनी है, बस वहां से रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। रेट ठीक ऑफ है रिएक्शन सर। की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, जो रेट की वैल्यू है, रेट का यही एक्सप्रेशन आया था ना क्लोरीन के टर्म में, सर जो रेट की वैल्यू है वही रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्लोरीन है। ठीक हाँ है, जी, ठीक। सर हम हाँ जी, ऐसे बोलो ही नहीं कर गुलदास। सकते सीधा रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डिसअपीयरेंस -1 इंटू dCl2/dt, उससे ही नहीं आ जाएगा सीधा, उसमें बस उसकी वैल्यू ही डी सी एल डालेंगे। DCl2/dt क्या पुट करेगा तू, सर जो इसकी हमें कंसंट्रेशन दी हुई है 0.254 में। तो टाइम कहाँ दिया इसमें कि कितने टाइम में कितनी चेंज हो जाएगी, ये थोड़ा ना दिया हुआ। ओ हाँ। ये तो इनिशियल दी हुई ना, तो तभी तो इनिशियल रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोल रहे हैं ये। ओ मैंने सर पता नहीं कैसे मैंने DT1 ही ले लिया नीचे। वैसे वही तो बात है, कैसे, हाँ जी। तो इसलिए वैसे नहीं होना, ये रेट लॉ इक्वेशन लगा के होना है। K की वैल्यू निकाल चुके हो तो रेट लॉ इक्वेशन लगा के
आपके पास इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन फोर्थ एक्सपेरिमेंट के लिए क्या होगा वो आ जाएगा, ठीक है। जो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वही रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्लोरीन है, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन भी हमें पता है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो रेट लॉ इक्वेशन, एक तो रेट लॉ इक्वेशन होती है, दूसरा हम डिफरेंशियल इक्वेशन से भी निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। उससे हमें पता लगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है उतना ही होता है जितना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्लोरीन होता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। समझ में आई बात? बढ़ूं आगे? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल जो अच्छा लगा मेरे को, ठीक है। फॉर अ रिएक्शन दिस रेट लॉ इक्वेशन इज ऑलरेडी गिवन, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड? अगर बी की कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तो रेट ऑफ 4 रिएक्शन पे, टाइम्स। क्योंकि बी की पावर 2 है तो 4 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ ए इज प्रेजेंट इन द लार्ज एक्सेस? अगर ए एक्सेस में प्रेजेंट हो जाए तो ए के ऊपर कंसंट्रेशन डिपेंड करनी बंद कर जाएगी, नहीं करती। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो जाएगा 0, बट फिर ओवरऑल 2 ऑर्डर आ क्या आएगा? जाएगा। बी 2, ठीक है। वैसे इसका ओवरऑल ऑर्डर कितना है? 3। इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग क्या पता लग रहा है कि इसका ओवरऑल ऑर्डर कितना है? 3। बट जब ए एक्सेस में चला गया तो ए के ऊपर डिपेंडेंस होगी बंद, तो आपके पास ऑर्डर क्या बचा? 2, जो सिर्फ बी की पावर है। ए की पावर तो तब 0 मानी जाएगी क्योंकि ए के ऊपर डिपेंडेंस खत्म हो गई। क्लियर है? बढ़ूं आगे? यस सर। सुजोत, यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीशन, मतलब हाफ लाइफ दिया हुआ है 30 मिनट। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। 90% कंप्लीशन का मतलब क्या है कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट हो तो 90% कंप्लीशन का मतलब क्या होता है? फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 0.1 ए नॉट। 9 इसको बाई ए 10। नॉट फिर हमें, मतलब इसको एक्स और इसको लिखते हैं 0.1 एक्स, हाँ जी। ठीक है। फाइनल कंसंट्रेशन 0.1 एक्स होनी चाहिए, क्योंकि 90% कंप्लीट होना मतलब 90% रिएक्ट हो जाना। बचेगा कितना फिर? जो अगर इनिशियली वो एक्स है तो बचेगा कितना? 0.1। 0.1 एक्स, ठीक है। और टी हाफ दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या टाइम लगेगा वो निकालना। टी 90% के लिए क्या टाइम है वो निकालना। कैसे निकलेगा? टी हाफ से के निकलेगा। टी हाफ की वैल्यू क्या होती है? 0.693 डिवाइड बाय के। किसके लिए? फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 30 मिनट्स। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे 0.693 डिवाइड बाय 30, और आंसर आएगा मिनट इनवर्स में। फर्स्ट ऑर्डर में के का यूनिट टाइम इनवर्स में ही आता है, ठीक है। के की वैल्यू आ गई। टी 90% के लिए एक्सप्रेशन क्या है? 2.303 बाय के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन, यही होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाँ इंटीग्रेटेड जी रेट सर। लॉ इक्वेशन। तो टी सर 90% के लिए आ गया। हाँ जी, सर ऐसे मैंने किया है, ऐसे मुझे सर देख के आ रहे सर, एक आपने वैसे नहीं कराया था टी हाफ, और ऐसी रिलेशन करा दिया था आपने टी हाफ और T90, हाँ, T99। 4 टाइम टी 90% इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टी 50। हाँ जी, वो उससे भी यूज और करके कर सकते हैं ना। उसको तो फिर आ गया आंसर 4 × 30 120 मिनट। मतलब कंपटीशन वाइज के लिए ठीक है, जल्दी आया था आंसर। हाँ, कंपटीशन वाइज के लिए ठीक है, वैसे भी ठीक है भैया, आप बोल सकते हो कि ये एक्सप्रेशन है। बट बात लगा कि बोर्ड में शॉर्टकट्स नहीं चलते, वो सर फिर ठीक पूछेंगे है। ना कैसे आएगा एक्सप्लेन, जैसे पेपर में कर दिया। हाँ, बट मैंने कईयों का ना 120 आंसर नहीं आ रहा, मैं अब वो देखने वाला हूँ कि उसमें 120 आंसर क्यों नहीं आ रहा। सुखजोत ने भी शायद इसका 99 लिखा है सॉल्व करके, हाँ जी। तो इसमें देखें कैसे आंसर। एक्स से एक्स कटा तो क्या बन गया? log 10। तो टी 90 के लिए एक्सप्रेशन बन गया 2.303 इंटू 30 डिवाइड बाई 0.693, और log 10 तो 1 ही होता है, 1 हो गया। तो हाँ अब जी। इसको देखें सॉल्व करके। ये बना T90 2.303 इंटू 30, और 0.693 क्या होता है? दिस इज दी, करें इसको सॉल्व जरा।
इसको सॉल्व हाँ करके जी, देखो कितना आता है। कैलकुलेटर से कर लो। सर कैलकुलेटर से 99 ही आता है। 2.30 into 30 divided by 0.693, 99.69%। तो उस शॉर्टकट फॉर्मूला में 90, ये एक्सप्रेशन कैसे बना था फिर? वो T90 के लिए ना, T99 के लिए एक्सप्रेशन होगा शायद। हाँ जी सर, T90 के लिए मैं आपको 1 मिनट देखता हूँ। T90 के लिए नहीं, सपोज T99 का एक्सप्रेशन होगा। चलो पहले अगले कर लेते हैं फटाफट से। ये तो आगे वाले तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है। व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस व्हेन गैस इज एड्सॉर्ब्ड ऑन एन एड्सॉर्बेंट? जब एड्सॉर्प्शन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है। और साथ में रैंडमनेस कम होती है, क्योंकि सरफेस पे मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो जाएंगे तो यहीं बैठ जाएंगे। ठीक है, तो रैंडमनेस कम होगी तो डेल्टा एस भी नेगेटिव होती है। दोनों साइन नेगेटिव होते हैं। सर ये दोनों, मैंने किया चैप्टर। हाँ लग गया था, पता था, मैं क्वेश्चन ही नहीं किया इसको कोई। उसके बाद राइट 3 डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ केमिसॉर्प्शन व्हिच आर नॉट फाउंड इन फिजिसॉर्प्शन। सर वो जो आप कह केमिसॉर्प्शन रहे में, थे ना 4T हाफ वाला, वो T93.75% के लिए। हाँ वो 90 के लिए, फिर 99 वो फिर ऐसे ही करना पड़ना है। हाँ ये जी वाला मेथड नहीं लगेगा, ये मैं गलत बोल गया फिर उस टाइम। वो 93 के लिए है फिर। ठीक है, फिर ऐसे ही करना पड़ेगा लॉन्ग मेथड, नो शॉर्टकट। सर, एक बार वो भी समझा देना आपने कैसे निकाले थे बाद में। हाँ ओके। राइट 3 डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ केमिसॉर्प्शन व्हिच आर नॉट फाउंड इन फिजिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, इसमें केमिकल बॉन्ड बनता है, फिजिकल बॉन्ड में सिर्फ फिजिकल एड्सॉर्प्शन होती है। उसके बाद केमिकल अगर एड्सॉर्प्शन हो रही है तो इसमें सिंगल लेयर ही पॉसिबल है। सरफेस जो फर्स्ट लेयर बनेगी वही पॉसिबल है, क्योंकि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट डायरेक्ट कांटेक्ट में आने चाहिए केमिकल बॉन्ड बनने के लिए, जो सिर्फ सिंगल लेयर में पॉसिबल है। तो ये यूनि लेयर होते हैं। ठीक है, केमिसॉर्प्शन जो होती है वो यूनि लेयर होती है, मल्टी लेयर नहीं बनती। फिजिसॉर्प्शन में मल्टी लेयर भी बन जाती है, एक लेयर के ऊपर नई लेयर बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, जो केमिसॉर्प्शन में नहीं बनती। ठीक है, और इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। हर केमिकल बॉन्ड बनने के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो केमिसॉर्प्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो हाई होती है। फिजिसॉर्प्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है, बहुत कम होती है एज कंपेरिजन टू केमिसॉर्प्शन। तो ये 3 डिस्टिंक्टिव फीचर्स हो गए केमिसॉर्प्शन के। और इसमें सरफेस कंपाउंड बनते हैं केमिसॉर्प्शन में, फिजिसॉर्प्शन में सरफेस कंपाउंड नहीं बनते। सरफेस कंपाउंड बनने की वजह से जो केमिसॉर्प्शन है ये इरिवर्सिबल नेचर की है। इसमें आप एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट को सिंपली रिवर्स करके अलग नहीं कर सकते, बट फिजिसॉर्प्शन में पॉसिबल है। फिजिसॉर्प्शन जो होती है वो रिवर्सिबल नेचर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, राइट द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम ऑफ द फॉलोइंग कोलाइडल सिस्टम। स्मोक में क्या होता है, डस्ट के पार्टिकल सस्पेंडेड फॉर्म में बड़े होते हैं इन एयर। एयर। एयर, तो एयर क्या हुई, डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज क्या हुआ, पार्टिकल, स्मोक के पार्टिकल। ठीक है। और मिल्क में फैट के पार्टिकल होते हैं, और वो किसमें सस्पेंड होते हैं, वाटर में। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जब आपके पास डी ऑर्बिटल 5 डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं इनटू 2 हाफ्स, कौन कौन से हाफ, ईजी एंड T2G। और ये स्प्लिटिंग पैटर्न किसमें होता है, ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट। ओके क्लियर, एंड दे आर सेइंग ऑक्टाहेड्रल D4 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी अगर ये सिचुएशन हो और अगर ये सिचुएशन हो। अगर तो ये सिचुएशन है, ये डेल्टा नॉट क्या होता है, ये वाला, इन दोनों के बीच में स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, और P क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी।
तो अगर D4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो कैसे फिल होंगे, 1 2 3, फोर्थ पे ऑप्शन होती है, या तो उसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हो Eg में, या तो उसकी आप यहाँ पे पेयरिंग करवा सकते हो। पेयरिंग करवानी है कि Eg में पुट करना है, वो कौन डिसाइड करता है, ये वाला, ये वाले, ये जो दो फैक्टर लिखे हैं, ठीक है। अगर तो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू स्प्लिटिंग एनर्जी से कम है तो क्या होगा, पेयरिंग प्रेफर होगी, कम एनर्जी की तरफ ही जाएगा वो। ये मान लो Eg है, ये T2G है, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, चौथा जब भरने की बारी आई तो उसको आप Eg में फिल तभी कर सकते हो अगर ये वाला गैप पूरा होगा, डेल्टा नॉट। तो इतना गैप देने से अच्छा पेयरिंग करवा दो, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है। फर्स्ट सिचुएशन की अगर बात हुई है, तब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, T2G4 Eg 0। तब D4 के केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है ये वाली, T2G4 Eg 0, ये फर्स्ट में। सेकंड में क्या है, सेकंड में उल्टा केस दे रखा है, पेयरिंग के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च होगी एज कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने में। तो जो जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रमोट ही हो जाएगा Eg में, इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन हो जाएगी Eg में, ठीक है, क्लियर। क्योंकि इस ये वाला जो एनर्जी गैप है ये कम है एज कंपैरिजन टू पेयरिंग करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे। तो फिर अब क्या बन जाएगा, इन केस ऑफ दिस व्हाट विल बी प्रेफर्ड, इसमें प्रेफर होगा कि Eg में इलेक्ट्रॉन चला जाए, Eg में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा मींस T2G3 Eg 1। इसके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी और इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी T2G4 Eg 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट रीजन फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग, CO इज अ स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट देन अमोनिया। इसका रीजन ये है क्योंकि ये पाई एसिड लिगेंड है, और इनर कॉम्प्लेक्स भी बना लेता है। हाँ एक्चुअल में शायद हो सकता है ये सिलेबस में से कट गया हो, बट ये पाई एसिड लिगेंड है, थोड़ा बहुत कंपटीशन में बन सकता है पर इसका क्वेश्चन, दिस इज पाई एसिड लिगेंड एंड दिस इज नॉट। सर पाई एसिड लिगेंड क्या होता है, जो डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग करवा लेते हैं मेटल के साथ, सर ये कौन से ये कोऑर्डिनेशन सर मैंने कंपाउंड में यही पढ़ा नहीं लिखा हो। है रीजन। सर आपने एक बार बताया था, 2 बार लिखाया भी। हाँ डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग जो करवा लेते हैं ना जो लिगेंड्स, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसकी वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो देख लेना। उसके बाद सेकंड, अभी चलो पहले बोर्ड के अकॉर्डिंग चल रहे पढ़ते हैं, मेंस के अकॉर्डिंग। सेकंड में द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ दिस इज नॉट एज शेप ऑफ दिस, क्योंकि इसके केस में जो निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी है, इसमें निकल जो है वो 0 स्टेट में है, तो हाँ उसकी वजह जी से सर ये निकल की बोला। जो उसकी वजह से निकल की जो हाइब्रिडाइजेशन आनी है वो sp3 आनी है। sp3 में शेप कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल, और इसमें जो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, और साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसकी वजह से जो निकल की कॉन्फ़िगरेशन है, निकल के हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है, DsP2। और DsP2 में कौन सी शेप बनती है, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेन। इसमें टेट्राहेड्रल है, इसमें स्क्वायर प्लेनर है। और लास्ट क्वेश्चन 17 16 मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस चला गया है। हाँ व्हाट इज राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपके पास दो लिगेंड है, कौन कौन से, अमाइन एंड क्लोरिडो। तो पेंटा अमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट, कोबाल्ट इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है कोबाल्ट की, 3। यहाँ पे 3। और साथ में ये आयन है, ये ओवरऑल आयन है ना, इसके ऊपर काउंटर आयन तो कोई लगा नहीं, ये कंपाउंड तो है नहीं, इसलिए एंड में आयन हाँ जी लिखना है। ये गलती करी है तूने सुबोध। हाँ जी वो आ गया यहाँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट दी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पता नहीं क्यों नहीं लिखा तूने। लिखा तो होगा। इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, पोटाशियम, अभी पोटाशियम ये रहा के, और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या लिखा है, टेट्रा क्लोरिडो Cl2 4 टाइम्स, निकलेट मतलब निकल, और इसकी निकल की ऑक्सीजन स्टेट कितनी दे रखी है 2, मतलब इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे के ऊपर कितना चार्ज आएगा, -2। तो -2। -2 को ओवरकम करने के लिए पोटाशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1। तो बस पोटाशियम +1 है, ये वाला जो एनायन है इसके ऊपर -2 है, क्रिस क्रॉस मेथड लगा के फॉर्मूला क्या बनेगा, K2। Ka2NiCl4। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स।
which is सर wrong. सर यही किया मैंने।